क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर एंजल्स हेवन में क्या काम करते होंगे? और अगर तुम्हें लगता है कि वो बस हेवन में खाते पीते और मौज करते हैं तो ये तुम्हारी गलतफहमी है मित्र, क्योंकि इस एनिमे में हम देखेंगे एक एंजल की दिनचर्या। तो इस एनिमे का नाम है डैंडेलाइन। ये एनिमे हमें दिखाता है कि किस तरीके से एंजल्स के पास एक काम होता है जिसमें उन्हें मरे हुए लोगों को धरती से उठा करके आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए उन्हें उठा के लेके जाना होता है। और ये काम इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि लोग अपनी बॉडीज और अपने लोगों से इतने ज्यादा अटैच हो चुके होते हैं कि उन्हें धरती छोड़ करके जाने का मन नहीं करता है। तो उसी चीज को पूरा करने के लिए हमारे पास हैं ये एंजल्स, और इसमें भी अलग अलग क्लैंस होते हैं और सभी के सभी क्लैंस एक से बढ़कर एक एंजल्स से भरे हुए हैं। और सभी क्लैंस के पास महंगी महंगी गाड़ियां, वेपन्स, कपड़े, बेशुमार पैसा, सब कुछ है। और फिर उसके बाद आता है हमारा मेन क्लैन जो कि है डैंडेलाइन, जिसके पास इतना पैसा तक नहीं है कि वो एक गाड़ी अफोर्ड कर सके। तो इसीलिए वो स्पिरिट्स को पकड़ते हैं अपनी टुचपुंजी ऐसी साइकिल में। क्या कर सकते हैं, गरीबी स्वर्ग तक चली गई। तो ये कहानी इसी के अराउंड घूमती है कि आखिर कैसे हमारा डैंडेलियन क्लैन स्पिरिट्स को पकड़ता है अपनी गरीबी से जूझते हुए, और इसी बीच वो काफी सारे एडवेंचर्स को करते हैं और इसका एंड बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो इसी नोट पर और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ये एनीमे। तो अपने सभी डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दो और दिमाग के फाटक खोल लो, क्योंकि शुरू हो रहा है ये एनीमे। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एनीमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे डैंडेलियन क्लैन के टॉप हीरोज पीछा कर रहे होते हैं एक बूढ़े से स्पिरिट का, जो कि बेचारा आफ्टर लाइफ में नहीं जाना चाह रहा होता है। और हम देखते हैं कि उनके पास पीछा करने के लिए एक साइकिल होता है, और हम साइकिल पर देखते हैं हमारे सबसे पहले मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है टानाबा टेत्सुओ। और उसके बाद पीछे वाली सीट पर बैठी हुई होती है हमारे डैंडेलियन क्लैन की चीफ, जिसका नाम है कुरुगाने मिसाकी। और जब टेत्सुओ बहुत ही तेजी से साइकिल चलाते हुए उस आदमी का पीछा कर रहा होता है, तो वो मिसाकी से कंप्लेन करता है कि मैं यहाँ पर इतनी मेहनत से साइकिल चला के उसका पीछा कर रहा हूँ और तुम बस पीछे कुर्सी पर बैठ के बीन जैम बंस खा रही हो, ये कैसा अन्याय है। और फिर ये सब बोलते हुए वो साइकिल चला रहा होता है। और ठीक इससे पहले वो मिसाकी के बारे में बताता है कि किस तरीके से ये दिखने में छोटी है, और हाँ वैसे ये एज में भी छोटी है, लेकिन हमें इसकी एज पर नहीं जाना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आगे बोलते हुए टेत्सुओ हमें ये बताता है कि किस तरीके से इसने एक बार जापान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन स्पिरिट को एक ही झटके में हरा दिया था। तो ये स्टोरी सुन करके हमें पता लग जाता है कि मिसाकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर उन दोनों के बीच में वही साइकिल को लेकर के झगड़ा होने लगता है, और फिर मिसाकी उससे बोलती है कि तुम्हारे पैरों में दम ही नहीं है, जरा पोलियो पिया करो। और ये बोलने के बाद वो पेडल मारना शुरू करती है और वो सभी 160 की स्पीड में उस बुढ़ाऊ के पीछे दौड़ने लगते हैं। और जैसे ही वो स्पिरिट ये देखता है कि ये दोनों ही उसके पीछे बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो वो बेचारा चिल्लाते हुए और तेजी से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही हमारे डैंडेलियन क्लैन के हीरोज उस बुढ़ाऊ से साइकिल के साथ टकरा जाते हैं और उनका कोलिजन हो जाता है। और फिर एंड में टेत्सुओ उस स्पिरिट को पकड़ लेता है और बोलता है कि चाचा तुम्हारा खेल तो खत्म, चलो गुड बाय। और फिर जैसे ही वो स्पिरिट ये देखता है कि उसका तो खेल खत्म होने वाला है, तो फिर वो बताना शुरू करता है कि आखिर वो क्यों नहीं मरना चाहता है। वैसे वो मर तो गया ही है, ये कह सकते हैं कि आखिर वो धरती को छोड़ करके क्यों नहीं जाना चाहता है, जिसमें वो बताता है कि किस तरीके से उसके मरने से ठीक पहले उसकी बीवी के साथ उसका झगड़ा हो गया था और वो बेचारी अपनी बीवी को सॉरी तक नहीं बोल पाया। और ये सुन करके टेत्सुओ बोलता है, सुन करके बहुत दुख हुआ, चलो कोई बात नहीं। और ये बोल करके वो उसके ऊपर दोबारा गन तान देता है। और ये देख करके वो बुढ़ाऊ बोलता है, अरे पत्थर दिल हो क्या। और फिर जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है, इतने में ही मिसाकी उस बूढ़े आदमी से पूछती है कि आखिर तुम्हारे बीच में झगड़ा किस चीज का हुआ था। और फिर वो अपनी सैड स्टोरी बताना शुरू करता है कि किस तरीके से उनका झगड़ा हुआ था पुडिंग को लेकर के। और जैसे ही ये चीज टेत्सुओ सुनता है, वो कहता है क्या बकवास स्टोरी है, एक पुडिंग के लिए कौन लड़ता है। और जैसे ही मिसाकी ये सुनती है, वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, पुडिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। एक बार चुपके से मैंने अपनी माँ की पुडिंग खा ली थी और उसके बाद से मैं बन गई पुडिंग चोर। और फिर जैसे ही मिसाकी को ये पता चलता है कि ये बूढ़ा भी पुडिंग से प्यार करता है, तो वो दोनों बन जाते हैं पुडिंग बडीज। और फिर मिसाकी ये डिसाइड करती है कि वो इस बूढ़े की आखिरी इच्छा को पूरी करेगी और इसकी बीवी से इसकी बात कराएगी। और फिर ये डिस्कशन करने के बाद वो तीनों ही चले जाते हैं उस बूढ़े के घर पर, जहाँ वो देखते हैं कि उसकी वाइफ झाड़ू लगा रही होती है। और फिर टेत्सुओ कुछ सोचने के बाद बोलता है कि ये तो एक स्पिरिट है और वो एक ह्यूमन, ये दोनों आपस में बात कैसे करेंगे। जिस पर मिसाकी बोलती है कि ये आदमी स्पिरिट है और वो बूढ़ी औरत एक ह्यूमन है, तो क्यों ना उसे भी स्पिरिट बना दे। और ये सुन करके टेत्सुओ बोलता है, क्या तुम किसी को मारने वाली हो, अरे पागल हो गई हो क्या।
जिस पर मिसाकी बोलती है कि नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, वो बस थोड़े समय के लिए उस बुढ़िया के स्पिरिट को निकाल देगी उसकी बॉडी से, ताकि ये दोनों आपस में बात कर सके, और फिर उसके बाद वो डाल देगी और इसका किसी को पता नहीं चलेगा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। और फिर ये बोल करके वो मंत्र पढ़ते हुए उस बुढ़िया के सोल को निकालने की कोशिश करती है। और जैसे ही ऐसा होता है हमें ये पता चलता है कि उस बुढ़िया की बॉडी के अंदर असल में उसका सोल है ही नहीं, बल्कि उसके अंदर किसी आदमी का सोल है। और ये देख करके वो तीनों ही हैरान रह जाते हैं। और टेत्सुओ बोलता है, तुम्हारी बीवी दिखने में थोड़ी अलग है, खैर इस दुनिया में भांति भांति के लोग रहते हैं। और फिर ये देखने के बाद वो तीनों ही उस मोटे आदमी को कन्फ्रंट करते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और इसी बीच वो उस बेचारे की बहुत तुड़ाई भी कर देते हैं। और फिर उसके बाद वो मोटा आदमी बोलता है कि भलाई का तो जमाना नहीं रहा, मैंने देखा कि ये बॉडी ऐसे ही पड़ी हुई थी तो मैं घुस गया, मैं तो इसकी रक्षा कर रहा था, पता नहीं कैसे लोग अजीब अजीब से। और जैसे ही वो ये सब बोल रहा होता है, इतने में ही टेत्सुओ गोली चला करके उसे तड़ी पार कर देता है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई आम गन नहीं है, इसे कहते हैं घोस्ट बस्टर गन। और जैसे ही ये किसी सोल को हिट होता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है आफ्टर लाइफ के लिए नेवरलैंड में। तो अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही अब उन तीनों को ये पता लगता है कि इस लेडी की स्पिरिट इसके शरीर से बाहर घूम रही है, तो ये सुन करके मिसाकी बताना शुरू करती है कि किस तरीके से अगर एक सोल अपनी बॉडी से बहुत समय तक के लिए दूर रहे तो बॉडी खराब हो जाती है। और इस केस में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी बॉडी को चलाने के लिए उसके अंदर पहले से एक स्पिरिट घुस गई थी। और फिर उसके बाद टेत्सुओ उस बुढ़ऊ से ये बोलता है कि ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है चाचा। और जिस पर वो पर्सन पूछता है कि मेरी गलती कैसे है, फिर वो बताना शुरू करता है कि किस तरीके से सोल की डिजायर्स अगर पूरी नहीं होती है तो वो इसी वर्ल्ड में घूमने लगती है, जैसा कि अभी इस बुढ़ऊ के साथ है। और अगर इन सोल की डिजायर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो वो उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है जिसकी वो डिजायर कर रहे हैं। और इस केस में ये पर्सन अपनी बीवी से मिलना चाह रहा होता है, जिस कारण से वो अपने वाइफ के सोल को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। और इसी के कारण ही इसके वाइफ की सोल अपनी बॉडी से निकल गई। और ये सुन करके वो आदमी बोलता है कि लेकिन मैंने कभी अपनी वाइफ का बुरा नहीं चाहा। जिस पर टेत्सुओ बोलता है कि भले ही तुम अपनी वाइफ का बुरा ना चाहो, लेकिन इस वर्ल्ड में अगर तुम स्पिरिट हो तो तुम उस हर चीज के लिए खतरा हो जो इस जगह पर एग्जिस्ट करती है। और फिर ये बोलने के बाद वो तीनों उसकी वाइफ के सोल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई सोल ऐसे ही घूम रही होगी तो नेवरलैंड के एंजल्स की उसके ऊपर नजर जरूर पड़ेगी। और ऐसा हो सकता है कि एंजल्स को ये लगे कि ये भी एक स्पिरिट है जो कि बस ऐसे ही घूम रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाकी क्लैन के लोग या फिर बाकी एंजल्स अपनी बंदूक चला करके इसकी वाइफ के मरने से पहले ही उसे तड़ी पार करवा दे, जो कि खैर एक तरीके से इनलीगल भी है, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो ये सारे डिस्कशन करने के बाद वो निकल जाते हैं उसकी वाइफ के स्पिरिट को ढूंढने के लिए। और इसी बीच टेत्सुओ काफी सारे एंजल से कांटेक्ट करता है जिससे उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और इसी बीच वो अपने एक एंजल दोस्त को फोन करता है। और जैसे ही वो पर्सन फोन उठाता है वो पूछता है कि क्या तुमने मुझे वो 20,000 येन देने के लिए कॉल किया है जो तुमने मुझसे उधार लिया था दोस्त। और ये सुन करके टेत्सुओ बोलता है, क्या बोल रहे हो दोस्त, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, हेलो हेलो। और जैसे ही ये बोल करके वो कॉल काटने ही वाला होता है, इतने में ही वो एंजल बोलता है कि सुनो, मुझे पता है कि वो लेडी कहाँ है। और फिर टेत्सुओ बोलता है, बताओ बताओ बताओ। और फिर वो आदमी बोलता है कि 20,000 येन दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस लेडी के सोल का पीछा कर रहे होते हैं कुछ एंजल्स, और उनका हेड बहुत ही ज्यादा पी करके भंड होता है। और यहाँ पर वो लेडी भागते हुए बोल रही होती है, आखिर चल क्या रहा है। और फिर वो भागते हुए उन एंजल्स पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोग कुछ गलती कर रहे हो, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और ये सुन करके वो एंजल बोलता है कि देखो दादी, हर कोई आदमी मरने के बाद यही बोलता है, तो आराम से खड़ी रहो और मुझे बुलेट चलाने दो। और ये बोल करके जैसे ही वो उस दादी अम्मा पर एम करता है तो हम देखते हैं कि उस बेचारे का एम सेट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा गेहूं का रस पी लिया होता है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो जैसे तैसे एम करने भी वाला होता है, इतने में ही वो तीनों ही उसकी गाड़ी के पीछे आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो तीनों उस एंजल का पीछा कर रहे होते हैं अपनी चमचमाती हुई ब्रांड न्यू साइकिल पर। और वो बूढ़ा आदमी साइकिल चला रहा होता है और वो चिल्लाते हुए उस एंजल से बोलता है, मेरी वाइफ से दूर रहो। और ये बोलते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और फिर इसी बीच साइकिल चलाते हुए वो सभी आपस में कन्वर्सेशन करने लगते हैं, जिसमें टेत्सुओ उस आदमी से बोलता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जिस पर वो आदमी नहीं सुनता है। और फिर उन सभी के बीच में बहस होनी शुरू हो जाती है। और इसी बीच उस बूढ़े स्पिरिट का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो साइकिल के साथ मिसाकी को लेकर के नीचे गिर जाता है। और बेचारा टेत्सुओ खिड़की पर अटक जाता है और वो अटके हुए उस आदमी से बोलता है,
गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। और जैसे ही उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा होता है, इतने में ही वो आदमी अपने ड्राइवर से बोलता है कि तेजी से चला दो। और जैसे ही वो ये बोलते हुए ड्राइवर की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि ड्राइवर की सीट पर मिसाकी बैठी हुई होती है और उसके दोनों ही ड्राइवर के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो बेहोश पड़े होते हैं। और ये देख करके टेत्सुओ खुश हो जाता है और बोलता है, बहुत बढ़िया, अब गाड़ी रोको। और ये सुन करके मिसाकी बोलती है, गाड़ी कैसे रोकते हैं? और ये बोल करके वो ब्रेक मारने के बजाय एक्सेलरेटर दबा देती है, जिससे गाड़ी बहुत ही स्पीड में चलने लगती है। और हम देखते हैं कि वो गाड़ी इतनी तेज चलने लगती है कि वो बेचारी उस बुढ़िया को कुचल देती है और रोड से उतरकर सीधे जाकर के जमीन पर टकरा जाती है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो बूढ़ा आदमी भागते हुए उस गाड़ी के पास बढ़ रहा होता है, तभी वो गलती से अपने वाइफ की सोल के ऊपर ही पैर रख देता है। और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ा सा हार्ट वार्मिंग कन्वर्सेशन होता है, जिसमें वो अपनी वाइफ से सॉरी बोलता है कि उसने जो भी कुछ गलती की। और फिर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो, हमारे इतने साल का रिलेशनशिप रहा और आज तक हमने कभी एक दूसरे को सॉरी नहीं बोला। और फिर ये सब बोलते हुए वो एक्सप्रेस करती है कि किस तरीके से उस बूढ़े का एटीट्यूड ही था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, यानी वो उस बूढ़े के खड़ूस एटीट्यूड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। और फिर उन दोनों के बीच में और भी थोड़ा हार्ट वार्मिंग कन्वर्सेशन होता है। और फिर उसके बाद वो बूढ़ा हेवन की तरफ जाने लगता है और वो जाते हुए अपनी वाइफ से बोलता है, मैं जा रहा हूँ बुढ़िया, मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता। और ये सब वो प्यार में बोल रहा होता है। और जब वो ये बोल रहा होता है तो हम उस लेडी के फेस को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर उसके बाद वो हेवन चला जाता है और फिर टेत्सुओ उस लेडी के स्पिरिट को उठा करके उसकी बॉडी में डाल देता है। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों नेवरलैंड पहुंचते हैं, जहां पर चीफ उन दोनों को बहुत ही ज्यादा सुनाते हैं, क्योंकि पूरे दिन में उन्होंने सिर्फ एक ही सोल को हेवन पहुंचाया। और फिर चीफ आगे बोलने लगते हैं कि वो लोग बहुत ही बेकार काम कर रहे हैं और डेली कोटा को पूरा ही नहीं कर पाते। और जब वो ये बोल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा होता है। और ये देख करके वो चिल्लाने लग जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पर चिल्लम चिल्ली हो ही रही होती है, इतने में ही वहाँ पर आता है कोउगा यूची, जो कि बेटा है क्योगा डाइगोरू का। और डाइगोरू वही आदमी है जो कि इस कमेटी का चेयरमैन है, यानी कह सकते हैं कि एक तरीके से ये एंजल वाली कमेटी ही उसकी है। और जब उसका बेटा यानी यूइची वहां पर आता है तो वो बताता है कि किस तरीके से उसकी एजेंसी यानी चीफ की एजेंसी बहुत ही बेकार काम कर रही है और वो अपने डेली कोटा को पूरा कर ही नहीं पा रही है। और मेरे पिता डाइगोरू इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि अगर सोल लंबे समय तक अर्थ पर रहेंगे तो वो अर्थ बाउंडेड स्पिरिट बन जाएंगे और लोगों को पोजेस करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे और अर्थ एक केओटिक जगह बन जाएगी। और इस चीज पर विचार करने का एक रीजन ये भी है कि पहले के मुकाबले अब अर्थ पर 25% से ज्यादा अर्थ बाउंड स्पिरिट आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। और फिर उसके बाद यूइची ये भी बोलता है कि वो लोग अपना डेली कोटा पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। और उसके भी नीचे एक और क्लैन है जो कि है डेंडेलाइन क्लैन, उसका चार्ट तो बहुत ही ज्यादा बदतर है। और जैसे ही टेत्सुओ डाइगोरू का नाम सुनता है तो हम नोटिस करते हैं कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा आ जाता है। और यूइची जो भी बात बोलता है टेत्सुओ उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो बोलता है कि सुनो, तुम जो भी हो, मैं जिस तरीके से काम करता हूँ उस तरीके से करूंगा, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। और फिर ये बोलते हुए वो उसकी तरफ एक पंच मारने ही वाला होता है, इतने में ही मिसाकी उसे रोक देती है। और ये देख करके चीफ की हालत खराब हो जाती है कि आखिर किस तरीके से टेत्सुओ मालिक के बेटे के ऊपर हाथ उठा रहा है। और फिर उसके बाद यूइची ये अनाउंस करता है कि अब से इन लोगों को सैलरी मंथली बेसिस पे नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के बेस पर मिलेगी। तो यानी कि अगर वो बहुत ही बुरा परफॉर्म करेंगे तो उनकी सैलरी कट हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा खतरा है हमारे डेंडेलाइन के हीरोज का, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस हमेशा से ही बदतर रहा है। और जैसे ही टेत्सुओ ये अनाउंसमेंट सुनता है वो बोलता है कि इसे कोई नहीं मानेगा और हम सब मिलकर इस लॉ को रिटेलिएट करेंगे। और ये बोल करके जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है बाकी क्लैन के सभी लोग अपने डेली कोटा को पूरा करने के लिए काम पर लग जाते हैं। और जैसे ही वो अपने दोस्तों के पास इस लॉ को अपोज करने के लिए बात करने के लिए जाता है, वैसे ही उसके दोस्त बहुत ही प्यार से बोलते हैं, भाग जा यहाँ से। और फिर एंड में बेचारे टेत्सुओ को हार माननी पड़ती है और वो मिसाकी को साथ में घसीट करके ले करके जाता है स्पिरिट्स को पकड़ने के लिए। और हम देखते हैं कि यूइची ये सब चीजें दूर से देख रहा होता है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चेयरमैन ऑफिस में डाइगोरू को बैठे हुए देखते हैं, जो कि टेत्सुओ की फोटो को बहुत ही ज्यादा गुस्से में निहार रहा होता है। और इतने में ही सीन कट होता है और हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा हुआ होता है और अपने कुछ रोबोटिक चीजों पर काम कर रहा होता है। इतने में ही उसे एक कॉल आता है और वो बोलता है, तो पिताजी ये चाहते हैं, काम हो जाएगा भाई।
और फिर उसके बाद शुरू होता है दूसरा एपिसोड, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेत्सुओ अभी भी अपने कलीग्स को मनाने में बिजी होता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें भी पैसा कमाना है। और फिर जैसे ही टेत्सुओ परेशान हो जाता है तभी उसका एक कलीग आता है जिसका नाम है किकुगुमी हांचो। और फिर वो बोलता है कि परेशान क्यों हो दोस्त, चलो थोड़ी रेसलिंग देखते हैं। और ये बोल करके वो एक कैसेट निकालता है और वो दोनों मिलकर के रेसलिंग मैच देखने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो रेसलिंग मैच देखते हुए ये दोनों बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हांचो टेत्सुओ से बोलता है कि मुझे ये देख करके बहुत खुशी हुई दोस्त कि हमारी कंपनी में कोई तो ऐसा है जो बिल्कुल नहीं बदला। और ये बोल करके वो दोनों कन्वर्सेशन करने लगते हैं कि किस तरीके से पहले के जमाने में लोग मरते थे और अपने शरीर से निकल जाते थे, लेकिन आज के जमाने में चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं कि लोग ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हमें ये सारी नौकरी करनी पड़ रही है। और फिर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इतने में ही हांचो को उसके टीम मेंबर्स का कॉल आता है जिसमें वो लोग बताते हैं कि उन लोगों ने एक स्पिरिट को लोकेट किया है। और ये सुन करके हांचो वहाँ से जाने लगता है। और हांचो का कॉल पे कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद टेत्सुओ बोलता है कि क्या मैं भी आ सकता हूँ दोस्त, जिस पर हांचो बोलता है बिल्कुल नहीं। और ये सुन करके टेत्सुओ बोलता है क्या, मगर हम तो दोस्त है ना। और हांचो बोलता है कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन ऑफिस के बाहर। और ये बोल करके वो वहाँ से चला जाता है और बेचारा टेत्सुओ दांत पीसता रह जाता है। और फिर उसके बाद मिसाकी और टेत्सुओ सोफे पर बैठ करके ये सोच ही रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। इतने में ही वो वहाँ पर एक टॉय को देखते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये क्या है और ये किसने रख दिया। और फिर वो उसके साथ खेलने लगते हैं, तभी अचानक से वो टॉय जाग जाता है और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसमें वो बताता है कि वो एक एआई असिस्टेंट है और उसे बनाया गया है एंजल्स की मदद करने के लिए, और उसे दिया गया है सबसे बड़े महान बेवकूफों का डिपार्टमेंट, यानी कि डेंडेलियन डिपार्टमेंट, जिसका परफॉर्मेंस हर बार बद से बदतर हो जाता है। और फिर वो आगे बोलता है कि अब से मैं तुम लोगों को ट्रेन करूंगा कि आखिर एक स्पिरिट को किस तरीके से हंट किया जाता है। और ये सुन करके पहले तो वो दोनों उस असिस्टेंट का मजाक उड़ाने लगते हैं और जिससे वो बेचारा थोड़ा सा दुखी तो हो ही जाता है। और फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक स्पिरिट का पता चला है, तो फिर अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं ही चाहिए तो मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। और फिर ये सुनने के बाद वो दोनों ही उस असिस्टेंट को मनाने लगते हैं और फिर एंड में वो मान जाता है और उसके बाद वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक स्पिरिट को लोकेट करता है। और फिर वो जाते हैं एक पार्क में जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्पिरिट बैठा हुआ होता है और मिसाकी उसका रिपोर्ट निकालती है और हमें पता चलता है कि वो एक फॉर्मर बॉक्सर था। और फिर उसके बाद जैसे ही टेत्सुओ उसके पास जाता है वो अपनी गन निकाल लेता है और बोलता है दोस्त तुम्हारा खेल खत्म। और ये देख करके वो स्पिरिट बिल्कुल नहीं डरता और बड़े ही शांति से बोलता है मैं तुम्हें भागने का मौका देता हूँ। और ये सुनकर के टेत्सुओ बोलता है कि हैं ये डरने के बजाय क्या बोल रहा है। और जैसे ही वो उस पर शूट करने ही वाला होता है इतने में ही वो स्पिरिट टेत्सुओ को एक बहुत ही जबरदस्त घूसा रख करके मारता है, जिससे बेचारे टेत्सुओ का जबड़ा हिल जाता है। और फिर वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं एक मर्द हूँ। और जैसे ही वो ये बोल रहा होता है वो बेचारा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और ये देख करके वो स्पिरिट वहाँ से भाग जाता है। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टेत्सुओ को होश आता है और वो एआई असिस्टेंट उन दोनों को ही डांटने लगता है कि वो कितने बड़े बेवकूफ हैं कि बिना किसी प्लान के वो स्पिरिट को पकड़ने चले गए, वो क्या है मछुआरे। और फिर उसके बाद वो एआई असिस्टेंट दोबारा से उस स्पिरिट को लोकेट करता है और इस बार उसे पता चलता है कि वो एक जू के अंदर है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्पिरिट जू के अंदर घूम रहा होता है इतने में ही वहाँ पर फिर से टेत्सुओ आता है और उनका बॉक्सिंग मैच दोबारा से शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार टेत्सुओ पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड था और वो उसके सारे पंचेस को आसानी से डॉज कर लेता है। और ये देख करके वो स्पिरिट अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है और ये देख करके टेत्सुओ बोलता है कि भागने का कोई फायदा नहीं है, हमारी बॉस उस डायरेक्शन में खड़ी है। और हम देखते हैं कि मिसाकी वहाँ पर खड़ी तो होती है लेकिन वो एलिफेंट्स को देख करके डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसका फायदा उठा करके वो स्पिरिट वहाँ से भाग जाता है। और फिर ये देख करके टेत्सुओ मिसाकी से बोलता है कि काम पर ध्यान दो। और ये सीन देख करके वो एआई असिस्टेंट फिर से उन लोगों को डांटना शुरू कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्पिरिट भागते भागते जू के एक कोने में पहुँचता है जहाँ पर वो देखता है कि एक कंगारू जस्ट अभी अभी मर गया है और ये देख करके वो उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से एआई को स्पिरिट का सिग्नल ही मिलना बंद हो चुका होता है और ये देख करके वो बोलता है कि है ये क्या हो गया।
और ये सुन करके टेत्सुओ बोलता है कि तुम तो कचरे का डब्बा हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। और ये सुन करके वो असिस्टेंट बोलता है कि मैं तुमसे तो ये चीज नहीं सुनना चाहता हूँ। और फिर उन लोगों के बीच में ये बहस हो ही रही होती है। इतने में ही उन लोगों को जू कीपर्स की तरफ से एक शोर सुनाई देता है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि एक कंगारू अचानक से जीवित हो गया। और ये सुन करके वो तीनों ही समझ जाते हैं कि ये तो वही स्पिरिट है। और फिर उसके बाद वो तीनों देखते हैं कि किस तरीके से वो स्पिरिट कंगारू की बॉडी में छुप करके भाग रहा होता है। और फिर ये देख करके टेत्सुओ बोलता है कि अब हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि हम उसकी मटेरियल बॉडी को टच नहीं कर सकते हैं, तो अब तो खैर छोड़ो, जाने दो। और फिर ये देख करके वो एआई असिस्टेंट उन्हें एक पिल देता है, जिसे खा करके वो 3 घंटे तक किसी भी फिजिकल चीज को टच कर पाएंगे। और फिर ये देख करके वो हैरान रह जाते हैं कि एआई के पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। फिर उसके बाद वो उस पिल को लेते हैं और फिर उस कंगारू का पीछा करने में लग जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर से शुरू होता है स्पिरिट और टेत्सुओ का तीसरा मैच, जिसमें वो स्पिरिट या फिर कह सकते हैं वो कंगारू टेत्सुओ को थोड़ा सा गलत जगह पर मार देता है, जिससे बेचारे टेत्सुओ का और फिर उसके बाद वो बच करके वहां से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इसी भागा दौड़ी में शाम हो जाती है और फिर अब मिसाकी एक्शन में आती है और वो उस कंगारू को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाती है। और फिर एंड में वो उस कंगारू की बॉडी से उस स्पिरिट को निकाल देती है। और जैसे ही वो स्पिरिट निकलता है, हम देखते हैं कि वो कंगारू के रूप में होता है। और फिर ये देख करके टेत्सुओ एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई स्पिरिट किसी बॉडी में घुसे और वो बहुत ही लंबे समय तक कंफर्टेबल रहे, तो वो स्पिरिट भी उसी बॉडी का रूप ले लेते हैं, क्योंकि स्पिरिट का खुद का कोई फॉर्म नहीं होता, बल्कि वो जिस वेसल में जाते हैं उस वेसल का शेप ले लेते हैं। तो इसी कारण से वो स्पिरिट कंगारू का रूप ले लेता है। और फिर उसके बाद जैसे ही टेत्सुओ उसे शूट करने वाला होता है, वो रोना शुरू कर देता है और कहता है मारने से पहले मेरी आखिरी इच्छा तो सुन लो। और ये सुन करके टेत्सुओ बोलता है कि ठीक है, बताओ अपनी आखिरी इच्छा। और जैसे ही ये चीज एआई असिस्टेंट सुनता है, उसकी जल जाती है और वो गुस्से में बोलता है तुमने पूरा का पूरा एक दिन लगा दिया और अब भी तुम एक स्पिरिट को मार नहीं पाए हो। तुम्हारा परफॉर्मेंस रद्दी ही नहीं बल्कि घटिया है। और फिर ये सुनने के बाद भी वो दोनों असिस्टेंट की बात पर ध्यान नहीं देते और उस स्पिरिट की स्टोरी सुनना शुरू करते हैं। और फिर वो स्पिरिट अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताना शुरू करता है, जिसमें वो बोलता है बहुत समय पहले जब मेरा जन्म हुआ। और ये लाइन सुनते ही टेत्सुओ बोलता है लो जी, हो गया काम। यानी उसे पता चल जाता है कि इसमें बहुत समय लगने वाला है। और फिर उसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते शाम से रात कर देता है और वो तीनों ही बहुत ज्यादा पक जाते हैं। और फिर उसके बाद एंड में वो बताता है कि किस तरीके से वो बॉक्सिंग करने के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसका पहला बॉक्सिंग का मैच था, उसी समय उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। और ये सुन करके टेत्सुओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है कि तुम्हारी कितनी हार्ट टचिंग स्टोरी है, तुम्हारे अंदर बॉक्सिंग का स्पिरिट था और तुम मर गए। मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। और ये बोल करके वो उस कंगारू के साथ एक मैच करता है, जिसमें वो कंगारू उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और जिसके कारण टेत्सुओ बेचारा जमीन पर गिर जाता है। और फिर वो कंगारू उससे बोलता है कि ये मैच करके तो मुझे बहुत मजा आ गया, लेकिन ये मेरी आखिरी इच्छा नहीं थी। और ये सुन करके टेत्सुओ बोलता है क्या ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं फालतू में पिट गया। जिस पर वो कंगारू बोलता है कि मैं अपनी स्टोरी बता रहा था, लेकिन तुमने पूरी सुनी ही नहीं। और फिर उसके बाद जैसे ही वो ये बोलता है, सीन अचानक से कट हो जाता है और हम एक होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारी सुंदर कन्याएं होती हैं और उन्हें देख करके वो कंगारू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर हमें उसकी आखिरी इच्छा पता चलती है कि असल में उसने बॉक्सिंग ही इसलिए ज्वाइन की थी कि उसे बहुत ज्यादा पॉपुलर होना था, ताकि लड़कियां उसके आगे पीछे घूमे। और फिर उन सुंदर कन्याओं को देख करके उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और वो स्वर्ग के लिए निकल पड़ता है। और फिर ये देख करके टेत्सुओ बोलता है कि आजकल की दुनिया में अजीब अजीब शौक है। और फिर ये बोलने के बाद वो लोग उस होटल से बाहर आते हैं और फिर जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, उनकी एआई असिस्टेंट से बहस हो जाती है, क्योंकि उन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। और फिर इसी बीच एआई असिस्टेंट और मिसाकी के बीच में गुत्थम गुत्थी होने लगती है और मिसाकी एक पंच मार करके उसकी मुंडी उड़ा देती है। और जैसे ही ऐसा होता है, हम देखते हैं कि उस असिस्टेंट के अंदर से एक और स्पिरिट निकल करके आती है, जिसका नाम होता है क्योगा मासाकी। तो अगर तुम ये नाम सुन करके कंफ्यूज हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस लड़की का नाम मिसाकी है और इसका नाम है मासाकी। मासाकी स्पेलिंग पर ध्यान देना।
और जैसा तुम सरनेम से समझ ही गए होगे, ये डाइगोरू का सबसे छोटा बेटा है जिसे डाइगोरू ने डेंडेलियन के पास भेजा है उन्हें असिस्ट करके उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। और फिर उसके बाद मासाकी उन दोनों को बिठा करके उनकी रिपोर्ट, उनके परफॉर्मेंस और कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं इन सभी के बारे में बताना शुरू करता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि एक सुनसान गली में एक लेडी स्पिरिट के ऊपर एम करता है और वो स्पिरिट उसकी तरफ मुड़ती है और बोलती है, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो जल्दी कर दो। और जैसे ही वो लेडी उस एंजल की तरफ मुड़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर उसके बाद शुरू होता है तीसरा एपिसोड, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं इसोबे फ्री को। और ये वही एंजल है जिसे हमने सेकंड एपिसोड के एंडिंग में देखा था। और ये उसी लेडी स्पिरिट को मारने के लिए टेत्सुओ की मदद मांगता है और बोलता है कि तुम ये काम कर सकते हो मेरे दोस्त, तो इसीलिए मैं तुम्हें लेकर के आया हूँ। और ये बोल करके वो उस लड़की के पास जाते हैं और टेत्सुओ बोलता है कि इसमें क्या ही बड़ी बात है, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ये बोल करके जैसे ही वो उस लड़की को मारने के लिए उसके ऊपर एम करता है, वो उसकी प्यारी सी भोली शक्ल देख करके पिघल जाता है और बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं मार सकता हूँ। और फिर इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर में चीफ सभी को मासाकी से इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि अब से ये हमारे साथ ही काम करेगा डेंडेलाइन डिपार्टमेंट में। और फिर जब चीफ इंट्रोड्यूस कर ही रहे होते हैं, इतने में ही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मासाकी और यूइची के बीच में कन्वर्सेशन देखते हैं। और उनके बातचीत से हमें ये पता चलता है कि डाइगोरू का ऑर्डर है कि मासाकी जा करके डेंडेलियन डिपार्टमेंट में काम करे ताकि वो उनकी गलतियां निकाल सके, ताकि डाइगोरू उन्हें उनके काम से बाहर निकाल सके। तो इससे हमें मासाकी के प्लान के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से वो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, क्योंकि उसे टेत्सुओ और मिसाकी को बाहर खदेड़ना है। और फिर उसके बाद सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां पर लोगों के सामने खड़े होकर के मासाकी टेत्सुओ को ढूंढने लगता है और फिर वो अपने रोबोट असिस्टेंट को बुलाता है, टेत्सुओ का पता लगाओ। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिसाकी और मासाकी दोनों ही उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर टेत्सुओ होता है। और वो उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर के सोच रहे होते हैं कि आखिर टेत्सुओ यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी मिसाकी ये नोटिस करती है कि 3 हट्टे कट्टे हिष्ट पुष्ट से स्पिरिट बाहर की खिड़की के अंदर से किसी को ताक रहे होते हैं। और तुम्हारी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए बता दूं कि वो उसी स्पिरिट को ताक रहे हैं जिसे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। और फिर जैसे ही मिसाकी उन तीनों से पूछती है कि क्या कर रहे हो, तो वो मिसाकी को ही बोलते हैं कि आखिर कौन है बच्ची। और फिर उन तीनों स्पिरिट को देख करके मासाकी उनमें से एक के ऊपर शूट कर देता है। और जैसे ही ऐसा होता है, बाकी 2 की हवा टाइट हो जाती है और वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों बार के अंदर जाते हैं और फिर मासाकी देखता है कि वहाँ पर एक स्पिरिट बैठी हुई है और हमारे 2 एंजल्स उससे बातें कर रहे हैं, आखिर क्या है ये। और ये देख करके वो उस स्पिरिट की तरफ एम करता है और उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन वो भी उसका भोला चेहरा देख करके फंस जाता है। और फिर वो स्पिरिट बोलती है कि मारने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। और ये बोल करके वो मासाकी की तारीफ करने लगती है, जिससे मासाकी बोलता है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पार्क के अंदर, जिस पर वो बताना शुरू करती है कि किस तरीके से उसका एक हस्बैंड था या फिर है, क्योंकि मरी तो ये है पता नहीं, मतलब जो भी है उसका एक हस्बैंड है। और ये सुन करके मासाकी बोलता है क्या तुम्हारी शादी हो गई। और फिर उसके बाद वो बताना शुरू करती है कि किस तरीके से उसका हस्बैंड एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कॉमेडियन था जो कि अपने पार्टनर के साथ काम करता था, लेकिन एक दिन ना जाने किसी कारण से उसने कॉमेडी को छोड़ दिया। और उसकी वाइफ बस इतना ही चाहती है कि वो फिर से कॉमेडी करना शुरू कर दे ताकि वो उसकी हंसी सुन सके। और ये बात सुनने के बाद वो सब जाते हैं उस कॉमेडियन के पास। और जैसे ही वो उसके घर पे पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि वो शराब के नशे में धुत है। और फिर ये देख करके मिसाकी उसकी स्पिरिट को उसकी बॉडी से निकालती है और फिर उसे बोलती है देखो तुम्हारी वाइफ तुमसे मिलने आई है। और फिर वो कॉमेडियन अपनी वाइफ को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगते हैं। और फिर उसके बाद वो तीनों इस कॉमेडियन से बोलते हैं कि अपनी कॉमेडी शुरू कर दो ताकि तुम्हारी वाइफ की आत्मा को शांति मिल सके। और फिर ये सुनने के बाद भी वो मना कर देता है और वो बोलता है कि वो कॉमेडी नहीं करेगा। और फिर बहुत सारा समझाने बुझाने के बाद भी वो नहीं मानता है और एंड में फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो जाकर के उसके पार्टनर से बात करेंगे। तो उसके बाद वो सभी जाते हैं उसके पार्टनर के पास और उसकी भी स्पिरिट को निकाल करके उसे समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। और फिर वो मना करते हुए हमें रीजन बताता है कि किस तरीके से उन दोनों ही पार्टनर्स की कॉमेडी बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रही थी, शोज बहुत ही ज्यादा हिट जा रहे थे, लोग हमें हर जगह फॉलो कर रहे थे, पैसों की बारिश हो रही थी। लेकिन एक दिन ना जाने किसी रीजन से
उस कॉमेडियन ने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ दिए और बातचीत करना बंद कर दिया, जिसके कारण से इस कॉमेडियन की यानी इस पार्टनर के ऊपर सारा बर्डन आ गया और जिसके कारण उसका भी करियर खत्म हो गया। इसीलिए उसने ठान ली है कि कुछ भी हो जाए वो अपने कॉमेडियन पार्टनर को बिल्कुल नहीं बुलाएगा। और ये जानने के बाद कि किस तरीके से उसका पार्टनर बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है, वो हार मान लेते हैं। और उसके बाद फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो उसी पार्क में बैठे हुए होते हैं और फिर उस कॉमेडियन की वाइफ बोलती है कि अगर वो नहीं कॉमेडी करना चाहता है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। और ये बोल करके वो अपना रोता हुआ मुंह बनाती है, जिसे देख करके टेत्सुओ रोते हुए बोलता है कि मैं फिर से एक बार और ट्राई करूंगा। और ये बोल करके वो फिर से उस कॉमेडियन के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता है। और फिर टेत्सुओ उससे पूछता है कि अरे कुछ रीजन तो बताओ। और ये सुन करके वो घबराते हुए भाग जाता है, लेकिन फिर मासाकी उसे ट्रेस कर लेता है और फिर उसे पकड़ करके उसी पार्क में लेकर के आता है। और फिर वो तीनों ही मिल करके उस कॉमेडियन को कन्फ्रंट करते हैं और फिर उसके बाद वो टूट ही जाता है और फिर बताता है कि किस तरीके से जब वो कॉमेडी किया करता था तो वो कॉमेडी करते हुए मजाक मजाक में बोलता था कि ये बिल्डिंग उड़ जाए, वो हॉस्पिटल उड़ जाए, ये फट जाए, वो फट जाए। और उसके कारण वो जो भी बोलता था वो चीज हो जाती थी, यानी वो जिस भी बिल्डिंग को बोलता था कि वो फट जाए वो फट जाती थी, जिसके कारण बहुत सारे जानों को खतरा हो गया था। और ये बोझ वो अपनी छाती के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो कॉमेडी को छोड़ देगा। और ये सुन करके टेत्सुओ बोलता है कि दोस्त तुम कोई भगवान नहीं हो जो तुम्हारे मुंह से निकल जाएगा वो सच हो जाएगा, ये सब एक कोइंसिडेंट है। और फिर ये सब बोलते हुए वो उसे मनाने की कोशिश करता है और वो लगभग थोड़ा बहुत नानुकुर करता ही है। और फिर उसके बाद एंड में मिसाकी जाती है और उसके पार्टनर के स्पिरिट को ले करके आती है और फिर वो एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं कि आखिर किस तरीके से उस कॉमेडियन ने अपनी कॉमेडी को छोड़ दिया। और फिर वो कॉमेडियन अपने पार्टनर को बोलता है कि तुम्हारा भी करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुड्डे गुड़िया का नाटक कर रहे हो बस तुम। और फिर उन दोनों के बीच में झगड़ा होते हुए हल्की फुल्की कॉमेडी होने लगती है, जिसे देख करके उसकी वाइफ हंसने लगती है और एंड में उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और वो आफ्टर लाइफ के लिए निकल जाती है। और फिर उसके बाद उसका पार्टनर बोलता है कि मैंने मैनेजर से बात कर ली है तो अब तुम कुछ गड़बड़ मत करना दोस्त। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि अब उनका शो दोबारा से कंटिन्यू हो सकता है, बस अगर ये कॉमेडियन कुछ गड़बड़ ना कर दे तो। और फिर उसके बाद सब कुछ हंसी खुशी हो जाता है, लेकिन यही सब करते करते शाम हो चुकी होती है और फिर मासाकी फिर से टेत्सुओ को डांटना शुरू करता है कि उसने आज पूरे ही दिन में सिर्फ एक ही स्पिरिट को आफ्टर लाइफ में भेजा और इस कारण से हमारा कोटा पूरा नहीं हो पाएगा। और ये सुनते ही टेत्सुओ झाड़ियों के बीच में शूट करता है और जैसे ही वो शूट करता है वो बुलेट जा करके एक स्पिरिट को लगता है और हम देखते हैं कि ये वही स्पिरिट है जिसे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, जो कि खिड़की से झांक रहा था। और फिर उसके बाद वो दोनों ही स्पिरिट को मार देता है और फिर टेत्सुओ एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि जितनी भी गड़बड़ कॉमेडियन से हो रही थी वो असल में उसके बोलने से नहीं हो रही थी। ये जो तीन स्पिरिट थे वो चीजों को पोजेस करके वो गड़बड़ कर रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि ये सारी की सारी चीजें वो कॉमेडियन के कहने से हो रही हैं। और फिर उसके बाद वो मासाकी से बोलता है कि हमारा डेली कोटा पूरा हो गया है तो चलो मैं चलता हूँ। और ये बोल करके वो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो जा रहा होता है इतने में ही मासाकी को यूइची का कॉल आता है और यूची उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उन दोनों में कोई प्रॉब्लम दिखी, जिस पर मासाकी बोलता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। और ये बोल करके वो फोन काट के दूसरी तरफ जाने लगता है और फिर उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मिसाकी का आउटफिट चेंज हो चुका होता है और वो एक स्टेशन से बाहर निकलती है और बोलती है कि अब मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। और फिर उसके बाद शुरू होता है चौथा एपिसोड, जिसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ दूसरे क्लैन के एंजल्स एक स्पिरिट का पीछा कर रहे होते हैं और वो भागते भागते एक टॉय स्टोर के अंदर घुस जाता है और फिर वो एंजल्स उस टॉय स्टोर में जा करके उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। तभी कैमरा जूम होता है एक स्टफ टॉय के ऊपर जिसकी आंखें अचानक से चमकने लगती है और हम समझ जाते हैं कि वो स्पिरिट इसी टॉय के अंदर घुस चुका है। और फिर उसके बाद सीन कट होता है जहां पर हम देखते हैं कि डाइगोरू सभी डिपार्टमेंट के चीफ के साथ मिल करके एक मीटिंग कर रहा होता है और उनके कन्वर्सेशन से हमें ये समझ में आता है कि हमारे चीफ का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा लो है। और ये सुन करके चीफ बोलते हैं कि मेरे लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिस पर डाइगोरू बोलता है कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है चीफ, अगर रिजल्ट नहीं है तो मेहनत का कोई फायदा नहीं है। और फिर ये सभी कन्वर्सेशन होने के बाद मीटिंग खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद जब डाइगोरू वहाँ से जा रहा होता है इतने में ही चीफ उससे आकर के बात करना शुरू करते हैं और फिर चीफ डाइगोरू से बोलते हैं कि किस तरीके से उनका सबसे छोटा बेटा यानी मासाकी हमारे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसके ऊपर वो काम कर रहा है डैंडेलाइन डिपार्टमेंट में। और यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये होता है कि आपका बेटा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आपने उसे इस डिपार्टमेंट में क्यों डाला।
जिस पर डाइगोरू डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो इतना बोलता है कि भले ही वो मेरा बेटा है लेकिन आप उसे उसी तरीके से ट्रीट कीजिए जैसा आप बाकी लोगों को ट्रीट करते हैं। और फिर उसके बाद सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं मिसाकी को, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठ करके आइसक्रीम खा रही होती है और वो उस आइसक्रीम को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है क्योंकि बहुत टाइम बाद जा करके उसने ह्यूमन वर्ल्ड में आइसक्रीम खाई है। और वहाँ की वेट्रेस भी मिसाकी के एपेटाइट को देख करके हैरान रह जाती है। और फिर उसके बाद दूसरा सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर में, जहाँ पर हम मासाकी और टेत्सुओ के बीच का कन्वर्सेशन देखते हैं, जिसमें मासाकी टेत्सुओ से पूछता है कि आखिर मिसाकी कहाँ पर है और टेत्सुओ बोलता है कि वो छुट्टी पर गई है। और जब वो ये बोल ही रहा होता है तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि चीफ मिसाकी को वही पिल देते हैं जिसे खा करके एंजल्स मटेरियल बॉडी को प्राप्त कर सकते हैं। और चीफ आगे उसे ये बताते हैं कि ये पिल 24 घंटे तक रहेगी, तो मजे करो। और फिर उसके बाद का तो तुम्हें पता ही है कि मिसाकी किस तरीके से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाती है। और फिर ये सब जानने के बाद मासाकी सोचता है कि क्यों ना मिसाकी के ऊपर नजर रखी जाए, और फिर वो उसके ऊपर नजर रखना शुरू करता है। और जैसे ही वो उस पर स्पाई कर ही रहा होता है इतने में ही वहाँ पर टेत्सुओ आ जाता है। और फिर उसके बाद टेत्सुओ मासाकी से ये बोलता है कि मुझे पता है कि किस तरीके से तुम डेंडेलाइन डिपार्टमेंट में हमारे ऊपर नजर रखने आए हो और मुझे नहीं पता कि किस लिए, लेकिन ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। और फिर ये बोलने के बाद वो मासाकी को अपनी बैक स्टोरी बताना शुरू करता है कि किस तरीके से पहले वो रोज डिपार्टमेंट में था और वो एक बहुत ही भयंकर असैसिन था, यानी कि एक बहुत ही अच्छा स्पिरिट को मारने वाला एम्प्लॉय। और फिर उसके बाद वो आगे कहानी बताना शुरू करता है कि किस तरीके से उसका क्लैन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था और वो इस डिपार्टमेंट का सबसे नंबर 1 एम्प्लॉय था। और उसी दौरान वहाँ पर डाइगोरू भी एक एम्प्लॉय बन करके आया था। हाँ, भले ही वो अमीर बाप का बच्चा था लेकिन उसे भी काम करना पड़ता था। और जब भी डाइगोरू टेत्सुओ की पॉपुलैरिटी को देखता था उसकी हल्की सी जल जाती थी, तो यानी इससे हमें ये पता चलता है कि वो टेत्सुओ से थोड़ा बहुत जलता था। और फिर एक दिन चीफ टेत्सुओ को एक मिशन देते हैं जिसमें उन्हें एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट को पकड़ के आफ्टर लाइफ में भेजना होता है, जिसे अभी तक बहुत सारे एंजल्स ने ट्राई किया लेकिन उसे भेज नहीं पाया। और फिर ये सुनने के बाद टेत्सुओ बोलता है कि ठीक है, मैं ये कर दूंगा। और हम देखते हैं कि चीफ और टेत्सुओ का कन्वर्सेशन डाइगोरू भी सुन रहा होता है। और जैसे ही वो ये सुनता है कि किस तरीके से चीफ इतने बड़े काम के लिए टेत्सुओ पर विश्वास करते हैं, तो उसकी और ज्यादा जल जाती है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब टेत्सुओ उस स्पिरिट को पकड़ने के लिए आता है तो हमें पता चलता है कि ये तो मिसाकी है। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और फिर जैसे ही ये पूरी कहानी मासाकी सुनता है वो बोलता है कि क्या तुम एक एलिट एंजल थे? ये तो विश्वास करना मुश्किल है। और ये सुन करके टेत्सुओ बोलता है कि ये हैरानी वाली बात नहीं है, हैरानी वाली बात तो ये है कि मिसाकी एक ह्यूमन थी। और ये सुन करके मासाकी बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर एक ह्यूमन एंजल कैसे हो सकती है, ये दोनों ही अलग स्पीशीज हैं। और फिर ये सुन करके टेत्सुओ स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता है, जिसमें हम देखते हैं कि टेत्सुओ मिसाकी के पास आकर के उसे खत्म करने के लिए उसके ऊपर बंदूक तानता है, लेकिन उसके ट्रिगर दबाने से पहले ही मिसाकी उसे बहुत ही बुरी तरीके से पटक पटक कर पीटती है। और जितनी बार वो मिसाकी को तड़ी पार करवाने का अटेम्प्ट करता है उतनी बार ही मिसाकी उसे धो देती है। और फिर उसके बाद मिसाकी के मूव्स को देख करके टेत्सुओ बोलता है, क्या तुम रेसलिंग की फैन हो? और फिर जिस पर मिसाकी बोलती है कि हाँ, उसे रेसलिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। और फिर उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होने लगता है। और फिर उसके बाद मिसाकी उससे ये बोलती है कि उसे आखिरी इच्छा में उसकी माँ से मिलना है। और ये सुन करके टेत्सुओ बोलता है कि बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ। और फिर ये बोल करके जैसे ही टेत्सुओ मिसाकी को उसकी माँ के घर के पास में लेकर के आता है, इतने में ही वहाँ पर चीफ, डाइगोरू और बाकी सभी एंजल्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और फिर डाइगोरू टेत्सुओ से बोलता है कि रुक जाओ, अब ये केस हम संभालेंगे क्योंकि ये एक स्पेशल केस है। और फिर ये चीज देखते ही कि किस तरीके से डाइगोरू बीच में आ गया है, टेत्सुओ चीफ से बोलता है कि आपने ये केस मुझे दिया था, तो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? और फिर जैसे ही ये कन्वर्सेशन हो रहा होता है इतने में ही सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुन करके कि किस तरीके से डाइगोरू ने भी उस डिपार्टमेंट में काम किया है, मासाकी बोलता है मुझे पता नहीं था कि पिताजी भी यहाँ पर काम करते थे। और फिर टेत्सुओ बोलता है कि हाँ, ये बहुत ही पुरानी बात है। और फिर उसके बाद जब वो बात करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी वो उन्हीं दो एंजल्स को देखते हैं जिन्हें हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, और वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि जिस स्पिरिट के पीछे वो भाग रहे थे वो गायब हो चुका है। और फिर जैसे ही ये चीज टेत्सुओ और मासाकी सुनते हैं वो बोलते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे। और फिर उसके बाद वो चारों मिल करके उस स्पिरिट को ढूंढने लगते हैं। और जैसे ही वो ढूंढ रहे होते हैं
इतने में ही हम एक लेडी को देखते हैं जिसकी बच्ची अचानक से गायब हो चुकी होती है और जैसे ही वो अपनी बच्ची को ढूंढते हुए एक सुनसान गली में पहुंचती है उसे उसकी बच्ची का सैंडल मिलता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो स्पिरिट एक स्टफ टॉय के अंदर होता है और उस बच्ची को बेहोश करके लेके जा रहा होता है ताकि वो उस बच्ची की बॉडी को पोजेस कर सके और अपने आप को आफ्टर लाइफ में जाने से बचा सके। और जैसे ही ये सब सोच करके खुशियां मनाते हुए वो भाग ही रहा होता है, इतने में ही वहाँ पर टेत्सुओ और मासाकी आ जाते हैं और ये देख करके वो स्पिरिट उस टेडी बेयर के नाखून निकाल लेता है और उस बच्ची की तरफ रख करके बोलता है कि अगर पास में आए तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा। और ये देख करके टेत्सुओ और मासाकी थोड़ा सा रुक जाते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ पर मिसाकी आती है और उस स्पिरिट को एक जबरदस्त घूसा रख करके मारती है जिससे उस स्पिरिट का खेल खत्म हो जाता है। और फिर एंड में वो सभी उस स्पिरिट को पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद उस बच्ची की माँ वहाँ पर आती है और अपनी बच्ची को देख करके वो उसे गले लगा लेती है। और फिर ये देख करके टेत्सुओ मासाकी से बोलता है कि ये जो लेडी है वो असल में मिसाकी की माँ है। और फिर उसके बाद सीन पास्ट में उसी जगह पर शिफ्ट होता है जहाँ हमने पास्ट को छोड़ा था, यानी कि सभी लोग मिसाकी के माँ के घर के पास में पहुँच चुके होते हैं। और फिर जा करके हमें चीफ एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से मिसाकी एक स्पेशल केस है, यानी कि मिसाकी एक फॉर्मर एंजल की बेटी है, इसी कारण से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर उसके बाद चीफ ये बताना शुरू करते हैं कि किस तरीके से मिसाकी की माँ पहले डेंडेलाइन डिपार्टमेंट में काम करती थी, लेकिन अपने काम के दौरान उसे एक आदमी से प्यार हो गया जिसके कारण उसे ह्यूमन बन करके इस धरती पर आना पड़ा। और फिर मिसाकी उसी की ही बेटी है। और फिर उसके बाद चीफ आगे एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से मिसाकी को आफ्टर लाइफ में जाना ही पड़ेगा और साथ ही साथ उसकी माँ को भी, क्योंकि ये रूल है। और ये सुनकर के टेत्सुओ उस चीज को अपोज करने की कोशिश करता है, जिस पर डाइगोरू रूल्स का बहाना मारते हुए बोलता है कि रूल्स सबके लिए बराबर होते हैं। और फिर ये सुनकर के टेत्सुओ डाइगोरू से बोलता है कि इन सब चीजों के पीछे तुम ही हो ना, तुम ही मेरा पीछा कर रहे थे, है ना। और फिर ये सब बोलने के बाद वो एंड में एक कंक्लूजन निकालता है और चीफ से बोलता है कि ये जो बच्ची है यानी मिसाकी वो डेंडेलाइन डिपार्टमेंट की हेड बनेगी अपने माँ के काम को पूरा करने के लिए, और अगर वैसा करेगी तो इसे मरना नहीं पड़ेगा और ना ही उसकी माँ को। और फिर ये सुनकर के डाइगोरू बोलता है कि ये एक बच्ची है, आखिर इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या ही पता होगा, जिस पर टेत्सुओ बोलता है कि मैं इसे समझाऊंगा। और फिर ये सुनने के बाद चीफ टेत्सुओ से बोलते हैं कि क्या तुम सच में ये करना चाहते हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा करियर दांव पे लग जाएगा। और फिर ये सुनने के बाद टेत्सुओ बोलता है कि मैं इस बच्ची को रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। और फिर एंड में चीफ मान जाते हैं और बेचारा डाइगोरू दांत पीसता रह जाता है। और फिर उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर टेत्सुओ मासाकी को ये बताता है कि ये सब चीज करने के लिए मिसाकी के माँ की मेमोरी को वॉश कर दिया गया था, यानी कि अब वो नहीं जानती है कि उसकी एक बेटी भी हुआ करती थी जिसका नाम मिसाकी था। और फिर उसके बाद मिसाकी की माँ मिसाकी को थैंक्स बोलती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर मिसाकी अपना नाम बताना तो चाहती है लेकिन वो चुप हो जाती है और बोलती है कि मैं बस यहाँ पर घूम रही थी, तो आप मेरे नाम पर ध्यान मत दीजिए। और फिर उसके बाद वो अपनी बेटी को यानी कि मिसाकी की छोटी बहन को ले करके जाने लगती है। इतने में ही अचानक से उसके अंदर से आवाज आती है, थैंक्स मिसाकी। और जैसे ही उसे मिसाकी नाम याद आता है उसे ये याद आ जाता है कि उसकी एक बेटी भी हुआ करती थी। और वैसे तो ये एनीमे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन शायद उसे उसकी बेटी के साथ साथ उसके पुराने पास्ट भी याद आ गए होंगे कि किस तरीके से पहले वो एक एंजल थी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही उसे मिसाकी के बारे में याद आता है वो मिसाकी के सामने बैठ करके उसे थैंक्स बोलने लगती है रोते हुए। और फिर इतने में ही मिसाकी के 24 घंटे खत्म हो जाते हैं और वो वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर्स में जहाँ पर टेत्सुओ और मासाकी हेडक्वार्टर में बैठे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर मिसाकी आती है और टेत्सुओ मिसाकी से पूछता है कि क्या तुमने मजे किए, जिस पर मिसाकी बोलती है कि मैंने तो बहुत ही ज्यादा मजे किए। और फिर उसके बाद मिसाकी उन दोनों के लिए एक गिफ्ट लेकर के आती है और जैसे ही टेत्सुओ उस गिफ्ट को देखता है वो बोलता है कि तुम हमारे लिए पुट्ठे लेकर के आई हो, जिस पर मिसाकी बोलते हैं कि ये पुट्ठे नहीं ये पीच है। और टेत्सुओ बोलता है कि हाँ ठीक है थैंक यू। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वही वो सेम गिफ्ट मासाकी को भी देती है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक ह्यूमन डॉक्टर ने ऐसी मशीन बना ली होती है जो ह्यूमन बॉडी से सोल को एक्सट्रैक्ट कर सकता होता है। और अपने इसी एक्सपेरिमेंट को करते हुए उसने एक डॉग को चुना होता है और उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, जिसे देख करके वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद शुरू होता है 5वां एपिसोड, जिसकी स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि पूरी की पूरी क्योगा फैमिली मिल करके
के साथ में डिनर कर रही होती है। और वहीं पर हम उस फैमिली के बीच वाले बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है क्योका शिंजी। और जब वो सभी मिलकर के डिनर कर रहे होते हैं तो वहाँ की एक्टिविटीज और उनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि डाइगोरू मासाकी को शायद पसंद नहीं करता है और वो उसे हमेशा कमजोर मानता है, जिस कारण से डाइगोरू मासाकी की इज्जत नहीं करता है। और फिर उसके बाद इन सब चीजों से दुखी होकर के मासाकी अपने रूम में आता है और हमारे डेंडेलाइन डिपार्टमेंट के 2 जाबाज लोगों को खोजने की कोशिश करने लगता है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि टेत्सुओ हांचो के पास आता है और उससे थोड़े से पैसों की मदद मांगते हुए बोलता है कि दोस्त मेरी जेब आजकल थोड़ी टाइट चल रही है तो प्लीज मेरी मदद कर दो। और फिर ये सुनकर के हांचो बोलता है कि ठीक है। और फिर उसके बाद वो एक ह्यूमन वेबसाइट पर जाते हैं जिसमें लोग भूतों के बारे में ब्लॉग पोस्ट करते हैं और फिर वहाँ से उन्हें पता चलता है कि जापान की एक गली में एक भूत देखा गया है। और फिर उसके बाद ये सुन करके मिसाकी और टेत्सुओ उस जगह पर जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें एक स्पिरिट दिख जाता है और हम देखते हैं कि वो स्पिरिट एक घर की खिड़की से झांक रहा होता है। और ये देख करके टेत्सुओ उसके पास आता है और उसके सर पर गन रख करके बोलता है कि चलो दोस्त अब बाय बोलने का समय आ गया। और ये देख करके वो स्पिरिट डर जाता है और बोलता है मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, वो तो बस एक डॉक्टर ने मेरी बॉडी को मेरे स्पिरिट से अलग कर दिया है, मुझे मारो मत। और ये सुन करके टेत्सुओ बोलता है क्या ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई क्या दुनिया में? और फिर वो आगे पूछता है ठीक है तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे? जिस पर वो बोलता है कि मैंने सोचा कि अब मैं स्पिरिट बन ही गया हूँ तो क्यों ना मैं पड़ोस वाली लड़की के घर में ताका जाके करूँ। और ये सुन करके टेत्सुओ उसके मुंह में ही गन घुसा देता है और मिसाकी चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हें तो इटर्निटी के लिए नर्क में भेज दिया जाएगा। और फिर वो चिल्लाना शुरू करता है कि नहीं नहीं नहीं। और फिर उसके बाद जब ये कॉमेडी सीन शांत होता है तो वो बताता है कि किस तरीके से वो एक डॉक्टर के यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था जिसने एक मशीन बनाई जो कि बॉडी को सोल से सेपरेट कर देता है। और फिर उसके बाद वो उन्हें उस लोकेशन पर लेकर के आता है और जब टेत्सुओ और मिसाकी वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो उस स्पिरिट की बॉडी को देखते हैं। और फिर जैसे ही वो वहाँ पर थोड़ा बहुत खोजबीन कर रहे होते हैं इतने में ही वहाँ पर वही डॉक्टर आ जाता है। और हैरानी की बात ये होती है कि वो डॉक्टर अपनी मटीरियल बॉडी में रहते हुए भी टेत्सुओ और मासाकी को देख पा रहा होता है। और ये देख करके टेत्सुओ हैरानी से पूछता है कि आखिर तुम हमें देख कैसे पा रहे हो? जिस पर वो डॉक्टर बताता है कि वो बचपन से ही स्पिरिट्स को देख सकता होता है। और फिर उसके बाद वो अपनी तारीफ करने लगता है कि किस तरीके से वो एक महान साइंटिस्ट है और भी वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद वो अपने मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए अपने ही ऊपर यूज करता है और अपनी बॉडी को अपने सोल से अलग कर देता है। और फिर ये देख करके टेत्सुओ बोलता है कि बहुत बढ़िया दोस्त, अब ये बताओ कि इसे वापस कैसे डाल सकते हैं? और ये सुन करके डॉक्टर बोलता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, बस जिस बटन को मैंने दबाया है उसे वापस घुमाना है और मैं वापस बॉडी में। और ये बोल करके जैसे ही वो उस डिवाइस को टच करने जाता है उसे पता लगता है कि अब तो वो उस डिवाइस को टच ही नहीं कर सकता है। और ये देख करके वो बेचारा पैनिक करने लगता है। और जैसे ही ये चीज वो स्पिरिट देखता है वो डॉक्टर के कॉलर को पकड़कर बोलता है कि ये तुमने क्या किया? और फिर उसके बाद वो दोनों ही बैठ करके रोने लगते हैं। और फिर जैसे ही टेत्सुओ ये देखता है कि उस डॉक्टर ने अपने दिमाग को कुछ ज्यादा ही प्रयोग कर लिया है तो टेत्सुओ ये बोलता है कि ठीक है मैं ये पिल खा करके इस मशीन को रिवर्स कर देता हूँ जिसके कारण तुम लोगों की सोल वापस से तुम्हारी बॉडी में चली जाएगी। और जैसे ही वो पिल खा करके मशीन को रिवर्स करने जाता है इतने में ही वो मशीन ही फट जाती है। और ये देख करके इस डॉक्टर के ऊपर चिल्लाने लगता है और फिर उसके बाद वो दोनों ही बेचारे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और फिर इतने में ही वहाँ पर मासाकी का वही एआई एजेंट आता है और हम देखते हैं कि मासाकी दूर से ये सब देख रहा होता है और वो उन सभी से बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। और फिर उसके बाद हमें मासाकी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मासाकी उन सभी के साथ बात कर रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर उसके कमरे में शिंजी आ जाता है और फिर वो उसे बताता है कि किस तरीके से ह्यूमन वर्ल्ड में एक डॉक्टर है जिसने एक ऐसी मशीन बना ली है जो कि सोल को बॉडी से सेपरेट कर सकती है और ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो हमारा काम ये है कि उस डॉक्टर को ढूंढ करके उसे सल्टा देना। तो शिंजी आगे बोलता है कि ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ क्योंकि अगर तुमने ये काम अच्छे से कर लिया तो पिताजी का फेथ तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा जिसके कारण से हो सकता है कि वो तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। और ये बोल करके वो उस डॉक्टर की फोटो दिखाता है और हम देखते हैं कि ये वही डॉक्टर है जिसके साथ टेत्सुओ और मिसाकी घूम रहे होते हैं। और फिर ये सुन करके मासाकी बोलता है कि काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम ह्यूमन वर्ल्ड में देखते हैं कि उस डॉक्टर के घर पर मासाकी पहुंचता है और फिर वो अपनी बंदूक निकाल लेता है डॉक्टर को खत्म करने के लिए। लेकिन बंदूक देखते ही डॉक्टर की हवा टाइट हो जाती है और वो गिड़गिड़ाने लगता है और फिर वो अपना रीजन बताता है कि आखिर क्यों उसने ये बॉडी सोल सेपरेटर बनाया, जिसमें वो बताता है कि पहले उसकी एक वाइफ हुआ करती थी और अचानक से उसकी डेथ हो
गई और ये डॉक्टर अपनी वाइफ से मिलना चाह रहा होता था। इसी कारण से उसने ये बॉडी सोल सेपरेटर बनाया। और फिर ये सुन करके टेत्सुओ बोलता है कि तुम्हारी स्टोरी तो बहुत दुख भरी है दोस्त, लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलो बाय बाय। और ये बोल करके वो उसके ऊपर दोबारा एम करता है और ये देख करके वो डॉक्टर बोलता है कि अरे तुम कितने पत्थर दिलो। और फिर जैसे ही डॉक्टर ये देखता है कि अब तो वो मरने ही वाला है, तो वो अपनी आखिरी रिक्वेस्ट बोलता है कि कम से कम मुझे आखिरी बार इस मशीन को ठीक तो करने दो। और जैसे ही मासाकी उसे देखता है, उसे अपने बचपन की याद आ जाती है और हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किस तरीके से बचपन में उसे चीजों को जोड़ना और खोलना बहुत ज्यादा पसंद था। तो उसकी माँ उसके लिए एक टूल किट लेकर के आती है और वो उस टूल किट की मदद से अपना सबसे पहला AI असिस्टेंट बनाता है। और ये देख करके डाइगोरू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करने लगता है। और इस समय मासाकी को इस डॉक्टर के अंदर अपनी बचपन की छवि दिख रही थी कि आखिर किस तरीके से वो अपनी चीजों के लिए गिड़गिड़ाया करता था। और जब वो सोच ही रहा होता है कि वो क्या करे, इतने में ही उसे शिंजी का कॉल आता है और फिर वो कॉल पिक करने के लिए बाहर जाता है। और फिर वो शिंजी को बताता है कि किस तरीके से उसे वो डॉक्टर मिल गया है, जिस पर शिंजी बोलता है कि बहुत बढ़िया, जल्दी उसे खत्म कर दो। और फिर जैसे ही शिंजी ये बोलता है, सीन कट हो जाता है और हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर और वो ये डिसाइड करता है कि वो इस डॉक्टर की आखिरी इच्छा को पूरी करेगा, यानी इस मशीन को ठीक कर देगा। तो वो पिल खा करके डॉक्टर की मदद से उस मशीन को ठीक कर देता है। और जब वो मशीन ठीक कर ही रहा होता है, इतने में ही टेत्सुओ बाहर घूमने के लिए जाता है। और जब वो बाहर घूमने के लिए जाता है तो वो फिर से देखता है कि वही सोल वापस से उस लड़की के घर में झांक रहा होता है। और ये देख करके टेत्सुओ उसके ऊपर बंदूक रख के बोलता है, तुम नहीं सुधरोगे ना। और वो बंदूक देख करके वो सोल डर जाता है और बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे मारना मत। और फिर उसके बाद टेत्सुओ उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे एक बात बताओ। और जैसे ही वो ये सेंटेंस बोलता है, इतने में ही सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मासाकी उस डॉक्टर की मदद से उस मशीन को ठीक कर देता है। और फिर उसके बाद मासाकी उस डिवाइस को ठीक करने के बाद बटन घुमाता है और उस डॉक्टर की सोल वापस से उसकी बॉडी में घुस जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर ये देख करके मासाकी भी खुश हो जाता है और वो पीछे मुड़ करके अपने उसी टूल किट को देखता है जो उसकी माँ ने उसे दिया होता है। और जैसे ही वो वापस से डॉक्टर की तरफ मुड़ता है, वो ये देखता है कि डॉक्टर वहाँ पर होता ही नहीं। और इतने में ही सीन फिर से कट हो जाता है और हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास उस डिवाइस को लेकर के आता है। और तब जा करके हमें पूरा का पूरा सीन समझ में आता है कि असल में वो डॉक्टर उस डिवाइस को एक गैंगस्टर को बेचने के उद्देश्य से वहाँ पर आया हुआ होता है, ताकि वो गैंगस्टर उस सोल सेपरेटर का यूज अपने फायदे के लिए कर सके। यानी कि अगर वो अपनी बॉडी से अपने सोल को एक्सट्रैक्ट कर पाया तो वो दुश्मन के एरिया में जाकर के इन्फॉर्मेशन पता लगा पाएगा या फिर और भी खतरनाक चीजें आसानी से कर पाएगा। और जैसे ही वो डॉक्टर उस डिवाइस को उस गैंगस्टर को बेचने ही वाला होता है, इतने में ही वहाँ पर मिसाकी और टेत्सुओ आ जाते हैं, जो कि उसी डॉक्टर के रूम में रखे हुए कुछ स्पेसिमेंस के अंदर घुस करके उनका रूप लेकर के आए हुए होते हैं। और फिर वो दोनों मिल करके उन सभी गैंगस्टर्स को बहुत ही आसानी से पीट देते हैं। और फिर उसके बाद वो डॉक्टर को कन्फ्रंट करते हैं और टेत्सुओ ये बोलता है कि उसे पहले ही पता चल चुका था कि ये डॉक्टर कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। और फिर उसके बाद वो बताता है कि किस तरीके से उसने जा करके उस आदमी से पूछा। तो बाद में वो असिस्टेंट खुलासा करता है कि डॉक्टर की जो कहानी थी उसकी बीवी वाली, वो असल में झूठ थी। वो डॉक्टर बचपन से ही सिंगल है और वो ये काम कर रहा है पैसों के लिए। और फिर ये सब जानने के बाद वो उस डॉक्टर से बोलता है कि सुनो, मैं तुम्हारा डिवाइस तुमसे छीन रहा हूँ और अगर तुमने कभी दोबारा इसे बनाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये सुनने के बाद वो डॉक्टर घबराते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें ये चीज पहले से ही पता चल चुकी थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं रोका। जिस पर टेत्सुओ बोलता है कि किस तरीके से उसने पहली बार मासाकी को अपने इंस्टिंक्ट पर काम करते हुए देखा, यानी कि किस तरीके से उसने डाइगोरू की बात को काट दिया कि इसे मार दो और खुद के इंस्टिंक्ट पर काम करते हुए इस डॉक्टर के साथ काम किया। और वो करते हुए वो काफी खुश भी लग रहा था। तो ये सब देख करके टेत्सुओ ने ये डिसाइड किया कि वो इस डॉक्टर से बाद में निपटेगा। और फिर ये चीज एक्सप्लेन करने के बाद वो उस डॉक्टर से उसके डिवाइस को छीन लेता है और फिर वो उस डिवाइस को लेकर के मासाकी के पास आता है और उस डिवाइस को देख करके वो टेत्सुओ से पूछता है कि तुम इस डिवाइस के साथ क्या कर रहे हो। जिस पर टेत्सुओ बोलता है कि उस डॉक्टर ने हमें ये डिवाइस गिफ्ट कर दिया। और फिर इतने में ही मासाकी को शिंजी का कॉल आता है ये पूछने के लिए कि क्या उसने डॉक्टर को खत्म कर दिया। और जैसे ही शिंजी उस कॉल को पिक करने ही वाला होता है, इतने में ही टेत्सुओ उसके हाथ से फोन को छीन करके शिंजी से बोलता है कि हमने उस डिवाइस को पकड़ लिया है, लेकिन किसी कारण से वो डॉक्टर बच करके निकल गया है और ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो टाटा बाय बाय। और ये बोलने के बाद वो कॉल को काट देता है। और फिर उसके बाद वो मासाकी को लेकर के हेवन के एक रेस्टोरेंट में जाता है और
वहाँ जाकर के वो नूडल्स खाने लगता है। इतने में ही मासाकी को एक कॉल आता है और वो कॉल पिक करने के लिए बाहर जाता है और हमें पता चलता है कि वो कॉल डाइगोरू का है और डाइगोरू उससे बोलता है कि तुम्हारा आइडिया सेलेक्ट हो चुका है। और फिर उसके बाद शुरू होता है छठा एपिसोड, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब मासाकी ने एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन साइज रोबोट डिपार्टमेंट के अंदर खड़ा कर दिया होता है और फिर वो देख करके टेत्सुओ उस रोबोट के साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पर मासाकी आता है और बताता है कि किस तरीके से उसने ये रोबोट बनाया है जो कि डेंडेलाइन डिपार्टमेंट का एक नया मेंबर है और ये बहुत ही एफिशिएंसी के साथ कुछ भी काम कर सकता है। और फिर जैसे ही वो ये बातें बता रहा होता है, इतने में ही हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जो कि कनेक्ट होता है पिछले एपिसोड के एंडिंग से, जहाँ पर डाइगोरू ने ये बोला था कि तुम्हारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। तो अब जाकर के हमें पता चलता है कि डाइगोरू ने मासाकी का एआई असिस्टेंट रोबोट एक्सेप्ट कर लिया है और फिर वो मासाकी से बोलता है कि तुम ये प्रूव कर दो कि ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है और मैं लोगों के मास ले ऑफ को छोड़ दूंगा, यानी कि मैं लोगों को नहीं निकालूंगा। और फिर ये सुन करके मासाकी डाइगोरू से पूछता है तो क्या आप डेंडेलाइन क्लैन को भी छोड़ देंगे, जिस पर डाइगोरू थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर उसके बाद बोलता है हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेत्सुओ अभी भी उस रोबोट के साथ खेल रहा होता है और फिर वो खेलते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये 3 टप्पर का डब्बा हमसे ज्यादा एफिशिएंसी रखता है। वैसे एफिशिएंसी की बात भी कौन कर रहे हैं, खैर। और फिर ये सुन करके मासाकी उस रोबोट को स्पिरिट्स को पकड़ने के लिए बोलता है और वो एक्टिवेट हो जाता है और उड़ करके आता है ह्यूमन वर्ल्ड में और अपने गर्दन को घुमाते घुमाते वो स्पिरिट्स को स्कैन करने लगता है। तभी उसे एक स्पिरिट का लोकेशन मिलता है और वो उस जगह पर जाता है और हम देखते हैं कि वो स्पिरिट एक बूढ़े आदमी की होती है। और ये देख करके टेत्सुओ उसके सामने अपनी पिस्टल निकालता है और जैसे ही वो स्पिरिट टेत्सुओ को पिस्टल के साथ देखता है वो डर करके वहाँ से भागने लग जाता है और फिर जिस डायरेक्शन में वो भाग ही रहा होता है, इतने में ही वहाँ पर वो रोबोट आ जाता है और फिर वो रोबोट उस स्पिरिट को हक करता है और फिर उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करने लगता है, जिस कारण से वो उसकी प्रॉब्लम समझ जाता है और वो अपने छाती पर लगे डिस्प्ले से एक लड़की के अवतार को दिखाता है, जिसमें वो लड़की बोलती है कि अब इतना ज्यादा दुख लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी मर जाओ और मेरे साथ आफ्टर लाइफ में आ जाओ। और ये देख करके वो स्पिरिट रोने लग जाता है और उस रोबोट को हक कर लेता है और फिर उसके बाद मुश्किल से 2 मिनट के इंटरेक्शन में ही वो आफ्टर लाइफ में चला जाता है। और ये देख करके टेत्सुओ और मिसाकी हैरान रह जाते हैं और फिर मासाकी एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से उसके मिनी रोबोट ने मिसाकी और टेत्सुओ के स्पिरिट्स को आफ्टर लाइफ में भेजने के बिहेवियर को एनालाइज किया और फिर उस डेटा को मासाकी ने उसे इस जाइंट रोबोट में डाल दिया, यानी कि ये रोबोट बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी रखता है। और ये देख करके टेत्सुओ और मिसाकी बोलती है कि अब हमारे रिटायर्ड होने का समय आ गया और ये सुन करके मासाकी बोलता है कि अभी नहीं, अभी बहुत काम करना बाकी है। और उसका सारा का सारा दिमाग इसी चीज पर चल रहा होता है कि किस तरीके से उस रोबोट की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर में ही वो रोबोट दर्जन भर स्पिरिट्स को आफ्टर लाइफ में बहुत ही आसानी से भेज देता है, जिसके कारण पूरे ही डिपार्टमेंट में उस रोबोट की वाहवाही होने लगती है और यहाँ तक कि डेंडेलाइन क्लैन का कोटा भी पूरे लाइफ टाइम हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रखता है। और ये देख करके टेत्सुओ और मिसाकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन मासाकी बोलता है कि ये अभी खुशी मनाने का टाइम नहीं है, हमें और ज्यादा मेहनत करनी है। और फिर जब वो ये बोल ही रहा होता है, इतने में ही हमें फिर से डाइगोरू और मासाकी के बीच का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर डाइगोरू मासाकी से बोलता है कि क्या हम इसे मास प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने मास प्रोड्यूस कर लिया तो फिर हमें मास ले ऑफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर ये सुन करके मासाकी बोलता है कि बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेत्सुओ उस रोबोट से अपने कंधे दबवा रहा होता है और फिर इतने में ही वहाँ पर मासाकी आता है और वो बोलता है कि चलो हमें काम पर चलना है। और बार बार काम 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 सुन करके टेत्सुओ बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और फिर थोड़ा बहुत टेत्सुओ और मासाकी के बीच में झगड़ा हो जाता है और फिर मासाकी उस रोबोट को ले जाता है और उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा होता है कि उसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो इसीलिए वो रोबोट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसमें से एम्पैथी मोड हटा देता है, यानी कि अब रोबोट डायरेक्ट जाकर के सोल के ऊपर अटैक करेगा। और जब वो ये चीज कर रहा होता है तब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि डाइगोरू से परेशान होकर के उसकी माँ हमेशा के लिए चली जाती है। और ये देख करके मासाकी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर डाइगोरू उससे बोलता है कि रो मत, तुम्हारी माँ हम सबको छोड़ के चली गई है, रोने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो अपने कंप्यूटर का यूज करते हुए उस
रोबोट का एम्पैथी मोड ऑफ कर रहा होता है। और हमें ये चीज लगभग समझ में आ जाती है कि आखिर मासाकी ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मासाकी ने आज तक जितने भी लोगों से प्यार किया था वो सब उससे छीन गए। और वही सेम चीज अभी इस समय डेंडेलाइन डिपार्टमेंट के साथ हो रही है, क्योंकि हमने उसका और डाइगोरू का कन्वर्सेशन सुना है कि किस तरीके से डाइगोरू ये चाहता है कि वो डेंडेलाइन स्क्वाड को ही पूरी तरीके से साफ कर दे, लेकिन मासाकी ऐसा नहीं चाहता है। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करके रोबोट की एफिशिएंसी बढ़ा रहा है ताकि डाइगोरू डेंडेलाइन क्लैन को न निकाले। और फिर इसी चक्कर में वो रोबोट का एम्पैथी मोड ऑफ कर देता है और वो रोबोट गोली की रफ्तार से स्पिरिट्स को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर देता है। और फिर रोबोट अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए अपने कलर को भी चेंज कर लेता है और वो कलर चेंज करने के बाद बन जाता है क्वांटम रोबोट। हाँ, वो ऐसा ही लग रहा होता है, इसीलिए। खैर, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। और फिर हम सब देखते हैं कि उसके ये करते करते रात हो जाती है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टेत्सुओ और मिसाकी एक स्पिरिट के साथ बैठे हुए होते हैं और उसकी दुख भरी कहानी सुन रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर वही रोबोट आ जाता है और वो स्पिरिट के साथ साथ टेत्सुओ और मिसाकी के ऊपर भी अटैक कर देता है। और फिर ये देख करके पहले तो मिसाकी उस रोबोट के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि वो रोबोट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है और वो बेचारा स्पिरिट अकेला रह जाता है। और ये देख करके वो भी उनके पीछे भागना शुरू करता है, लेकिन एंड में वो उस रोबोट से कितना ही दूर भाग पाते, तो वो डिसाइड करते हैं उस रोबोट से लड़ने का। और मिसाकी और टेत्सुओ दोनों मिलकर के एंड में उस रोबोट पे अटैक करते हैं, जिससे उसका शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो रोबोट वहीं पर गिर जाता है। और फिर जैसे ही उस रोबोट का मैल फंक्शन होता है, इतने में ही वहाँ पर मासाकी आता है और फिर मासाकी और टेत्सुओ के बीच में बहुत ही सीरियस झगड़ा हो जाता है। और उस झगड़े से गुस्सा होकर के मासाकी टेत्सुओ से बोलता है, तुम्हें पता नहीं है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, तो मेरे बीच में मत आओ। और फिर इन सब बहस के कारण मासाकी डेंडेलाइन स्क्वाड को छोड़ देता है और फिर वो हेडक्वार्टर में आता है, जहाँ डाइगोरू उसे ये बताता है कि वो अब रोबोट्स को मास प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिसके कारण अब स्पिरिट्स को पकड़ने वाला डिपार्टमेंट ऑफिशियली बंद कर दिया जा रहा है। और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है कि वो डेंडेलाइन स्क्वाड को छोड़ रहे हैं, बल्कि वो डेंडेलाइन स्क्वाड को भी बंद कर रहे हैं। और ये सुनकर के मासाकी डाइगोरू से बोलता है कि आखिर आप कैसे कर सकते हैं, आपने प्रॉमिस किया था, क्या वो आपका प्रॉमिस झूठा था? जिस पर डाइगोरू बोलता है कि हाँ, वो सब झूठ था। और फिर ये सुनने के बाद बेचारा मासाकी कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो अपने रूम के लिए निकल पड़ता है। और फिर अगले दिन हम हमारे डेंडेलाइन के हीरोज को यूची के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ यूची उन दोनों से ही बोलता है कि अब तुम लोगों की परमानेंट छुट्टी हो चुकी है, तो बाय बाय। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मासाकी अपने रूम में बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में मिसाकी का दिया हुआ वही की चेन होता है। और फिर शुरू होता है 7वां यानी आखिरी एपिसोड, जिसके स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से डाइगोरू को अपने सीनियर से बहुत ही ज्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा मीडियोकर होता है। और फिर उसके बाद वो बाहर आता है और वो देखता है टेत्सुओ को, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है और लोग ये बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो अपने क्लैन का अगला लीडर बनने वाला है और लोग उसे बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ डाइगोरू पहले से ही एक लीडर है, लेकिन लोग उसकी नहीं सुनते हैं और फिर वो धीरे धीरे टेत्सुओ से जलने लगता है और फिर वो अपने आप से ये बोलता है कि वो इस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को ही गायब कर देगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रीइंकार्नेशन डिपार्टमेंट को, जहां पर वो सभी ये बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से एआई रोबोट्स के आने के कारण अब इस रिफाइनरी में स्पिरिट्स के आने की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर उसके बाद सीन अर्थ पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे रोबोट्स स्पिरिट्स को बहुत ही आसानी से पकड़ रहे होते हैं। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम डाइगोरू और मासाकी के बीच का कन्वर्सेशन देखते हैं, जिसमें डाइगोरू ये बोलता है कि किस तरीके से ह्यूमंस का अर्थ पर अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही हो चुका है, जिसके कारण वो पास्ट लाइफ में जाने में बहुत ही ज्यादा आनाकानी किया करते थे। लेकिन क्योंकि अब मासाकी ने इन रोबोट्स को बना दिया है, तो उसके छाती पर से ये बोझ थोड़ा कम हुआ है। और फिर जैसे ही ये सभी कन्वर्सेशन हो ही रहा होता है, इतने में ही डाइगोरू को एक कॉल आता है और जैसे ही वो ये कॉल पिक करता है तो हमें पता चलता है कि रीइंकार्नेशन डिपार्टमेंट में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। और वो प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर कैपेसिटी से ज्यादा स्पिरिट्स आ चुके होते हैं, जिसके कारण से सिस्टम बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो जाता है और एंड में फट जाता है, जिसके कारण स्पिरिट्स वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर सीधे अर्थ पर आ जाते हैं और अर्थ पर वो सभी केओस मचा देते हैं। क्योंकि ये सभी नॉर्मल तरीके से आफ्टर लाइफ के लिए नहीं गए थे, इन सभी को जबरदस्ती भेजा गया था, जिस कारण से ये सभी एक वेंजफुल स्पिरिट्स बन चुके थे और अर्थ पर
आते ही वो बहुत ही भयंकर तबाही कर देते हैं और चीजों को पोजेस करने लगते हैं, नुकसान पहुंचाने लगते हैं और पूरे अर्थ पर ही बहुत ही भयंकर केओस हो जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये सब देख करके चीफ टेत्सुओ के घर पर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेत्सुओ सो रहा होता है। और फिर उसके बाद वो टेत्सुओ से बात करने लगते हैं कि किस तरीके से मासाकी बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुका है, क्योंकि उसके एआई असिस्टेंट्स के कारण अब री-इनकार्नेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी होती है। और फिर आगे चीफ बोलते हैं कि किस तरीके से मासाकी की मदद अब सिर्फ टेत्सुओ ही कर सकता है। तो ये सुनकर के टेत्सुओ बोलता है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मुझे काम से निकाल दिया गया है। और फिर ये सुनने के बाद चीफ टेत्सुओ को ये बताते हैं कि किस तरीके से मासाकी जो भी कुछ कर रहा था वो डेंडेलाइन डिपार्टमेंट को बचाने के लिए कर रहा था। और फिर ये बोलने के बाद वो और भी चीजें बताते हैं कि किस तरीके से मासाकी ने वो एआई असिस्टेंट इसीलिए बनाया था ताकि डेंडेलाइन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बढ़ सके, और वो ऐसा इसलिए चाह रहा था क्योंकि वो टेत्सुओ और मिसाकी को अपना दोस्त मानता है। और फिर जैसे ही ये सब चीजें टेत्सुओ सुनता है, इतने में ही सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि ये सारा केओस सुनने के बाद मासाकी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ता है। लेकिन इतने में ही बाहर से वो सुनता है कि उसके पिता यानी डाइगोरू इन सभी चीजों का पूरा जिम्मेदार मासाकी को ठहरा रहे होते हैं, क्योंकि वो एआई असिस्टेंट मासाकी का था, वो प्रोजेक्ट मासाकी का था और ये प्रपोजल भी मासाकी का था। और ये सुन करके मासाकी के साथ साथ हम भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर एक पिता अपनी ही नाकामयाबी को अपने बेटे के ऊपर कैसे थोप सकता है। और फिर जैसे ही मासाकी ये सुनता है वो फटाक से गेट खोलता है और अपने पिता को कन्फ्रंट करने लगता है। और फिर ये देख करके कि किस तरीके से मासाकी बदतमीजी से बात कर रहा है, डाइगोरू भी उस पर चिल्लाने लगता है। और फिर ये सब बोलने के बाद जैसे ही उन सभी के बीच में बहस हो ही रही होती है, इतने में ही वहाँ पर टेत्सुओ आ जाता है और वो मासाकी से बोलता है कि तुम ये काम मत करो, मुझे करने दो। और फिर ये बोलने के बाद वो डाइगोरू की तरफ बढ़ता है और बोलता है बहुत समय बाद मिले डाइगोरू। और फिर ये सुनने के बाद डाइगोरू बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम। और फिर उसके बाद टेत्सुओ डाइगोरू की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करता है और स्पिरिट्स को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। और ये देख करके मासाकी उसके साथ जाने लगता है, लेकिन डाइगोरू बोलता है कि उसके साथ मत जाना, अगर तुम कहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन इस बार मासाकी उसकी बात नहीं सुनता है और वो स्पिरिट्स को पकड़ने के लिए टेत्सुओ के साथ निकल जाता है। और फिर वो सभी अर्थ पर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही भयंकर उत्पात मचा होता है। और फिर वो अपनी पिस्टल निकाल करके उन सभी वेंजफुल स्पिरिट्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि री-इनकार्नेशन डिपार्टमेंट में सिस्टम फेल हो चुका है, तो आखिर इनके गोली मारने के बाद जो स्पिरिट्स गायब हो रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं। खैर हमें क्या, हमें तो स्टोरी से मतलब है। और फिर उसके बाद वो दोनों मिल करके अपने अपने लेवल पर स्पिरिट्स को पकड़ने लगते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। और जैसे ही हमें लगता है कि वो सारे स्पिरिट्स इन दोनों को दबा ही देंगे, इतने में ही हम देखते हैं कि मिसाकी अपने डिपार्टमेंट के बाकी लोगों को भी ले आती है और अपने दोस्तों को देख करके टेत्सुओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो बोलता है कि तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है क्या। और ये सुन करके वो सभी थोड़े गुस्सा हो जाते हैं। और फिर उसके बाद शुरू होता है एक्शन, जहाँ पर डिपार्टमेंट का हर एक आदमी स्पिरिट्स को पकड़ने में लग जाता है। और जैसे ही वो ये सब कर रहे होते हैं, इतने में ही मासाकी का बनाया हुआ एक बहुत ही बड़ा जाइंट रोबोट उस टाउन के अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं कि उस रोबोट को ह्यूमंस भी देख पा रहे होते हैं, यानी कि वो रोबोट मटीरियली दिख रहा होता है। और ये देख करके टेत्सुओ हम सभी को ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से इस रोबोट के अंदर बहुत सारे ही वेंजफुल स्पिरिट्स घुस चुके हैं, जिसके कारण इस रोबोट ने मटीरियल फॉर्म ले लिया है। और फिर ये देखने के बाद वो सभी उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें एक खरोंच तक नहीं आती। और इसी बीच मासाकी के बाकी दो भाई भी उसकी मदद करने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन सभी की मदद करने के लिए वहाँ पर वही कंगारू आता है जिसे हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था। और साथ ही साथ वहाँ पर आता है वो डॉक्टर भी। और उस डॉक्टर को देख करके टेत्सुओ बोलता है, अरे वाह एक डॉक्टर, लेकिन तुम हो कौन। और ये सुन करके वो डॉक्टर बोलता है, क्या आखिर बूढ़ा मैं हूँ या तुम। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस रोबोट को हराने के लिए डेंडेलाइन डिपार्टमेंट के सभी दोस्त एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उनके एक साथ अटैक करने के बाद भी उस रोबोट पे एक खरोच तक नहीं आती। और फिर उसके बाद मासाकी टेत्सुओ को एक बॉम्ब देता है और बोलता है कि तुम्हें ये बॉम्ब उसके मुंह में डालना है। और जैसे ही वो बॉम्ब फटेगा, ये रोबोट स्वाहा हो जाएगा और साथ ही साथ इसके अंदर जितने भी स्पिरिट्स हैं वो सभी गायब हो जाएंगे। गायब इन द सेंस की वो सभी आफ्टर लाइफ के लिए निकल पड़ेंगे। और फिर उसके बाद टेत्सुओ
मिनी रोबोट के ऊपर चढ़ करके उस रोबोट के मुंह की तरफ बढ़ता है और उसमें उस बॉम्ब को फेंक देता है। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है वो रोबोट अपने मुंह से फायर करता है और टेत्सुओ भी उसके मुंह में गिर जाता है और ये देख करके सभी हैरान रह जाते हैं और इतने में ही वो रोबोट फट जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है अचानक से वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और जैसे ही हमें लगता है कि अब टेत्सुओ मर चुका है, इतने में ही वो धुएं के अंदर से वापस निकलता है और उसे देख करके मासाकी पूछता है कि आखिर तुम वहाँ से बच करके कैसे निकल गए। और फिर ये सुनने के बाद टेत्सुओ मिसाकी का दिया हुआ वही की चेन निकालता है और उस की चेन को देख करके मासाकी बोलता है ये पुट्ठे से, और ये सुन करके मिसाकी बोलती है ये पीछ है। और फिर उसके बाद टेत्सुओ ये बताना शुरू करता है कि किस तरीके से वो उसके पेट में गिर गया था जहाँ पे पूरा ही अंधेरा था, लेकिन तभी उसे अचानक से एक रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी थी उस पुट्ठे की। और जैसे ही मिसाकी फिर से पुट्ठा सुनती है वो बोलती है कि वो पीछ है। और फिर उसके बाद टेत्सुओ आगे कहानी कंटिन्यू करते हुए ये बताता है कि वो उस की चेन से निकलने वाले लाइट के सहारे उस रोबोट के पीछे वाले द्वार से निकल करके आ गया था और जिस कारण से वो बच गया। और फिर उसके बाद मासाकी हमें ये बताता है कि किस तरीके से मैक्सिमम स्पिरिट्स वापस जा चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। और फिर ये सुनने के बाद टेत्सुओ अपने डिपार्टमेंट के बाकी दोस्तों से बोलता है कि तुम लोग बाकी स्पिरिट्स को संभालो, मुझे थोड़ा सा काम है। और ये बोल करके वो चारों यानी कि टेत्सुओ, मिसाकी, मासाकी और वो रोबोट डाइगोरू के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वो डाइगोरू को कन्फ्रंट करते हुए ये बताते हैं कि किस तरीके से उन चारों को ये पता चल चुका है कि उस रीइंकार्नेशन डिपार्टमेंट में जो खराबी हुई थी वो डाइगोरू ने ही कराई थी और फिर उसका वो प्रूफ भी देते हैं। और फिर उसके बाद मासाकी बोलता है कि आपने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है फादर। और टेत्सुओ बोलता है कि तुम्हारा ईगो इतना ज्यादा बड़ा है कि तुमने अर्थ और हेवन किसी के बारे में नहीं सोचा, बस अपने बारे में सोचा। और फिर उसके बाद मासाकी बोलता है कि आखिर आपको हो क्या गया फादर, जितना मुझे याद था कि आप पहले बहुत ज्यादा चेयरफुल हुआ करते थे लेकिन आप बदल कैसे गए। और फिर जब वो ये बोल ही रहा होता है इतने में ही हम देखते हैं कि डाइगोरू करप्ट हो चुका होता है, यानी कि वो एक इवल स्पिरिट के द्वारा पोजेस्ड कर दिया गया होता है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से पहले डाइगोरू टेत्सुओ से जला करता था लेकिन एक दिन एक स्पिरिट ने उसे पोजेस कर लिया, ये बोलते हुए कि वो उसे एक बहुत ही महान लीडर बना देगी। और फिर तब से डाइगोरू करप्ट हो गया। और फिर जैसे ही ये खुलासा होता है डाइगोरू अपनी पावर्स का यूज करता है और उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू करता है और वो मासाकी को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे दबा करके मारने की कोशिश करता है। और फिर ये देख करके मासाकी डाइगोरू को ये याद दिलाने लगता है कि आखिर किस तरीके से वो बहुत पहले अच्छे से बात किया करते थे और उसे सपोर्ट किया करते थे, लेकिन डाइगोरू पर इन सब चीजों का ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और फिर एंड में मिसाकी डाइगोरू के ऊपर अटैक करती है जिससे कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है, लेकिन इसी बीच मासाकी डाइगोरू को पीछे से पकड़ लेता है और टेत्सुओ उसके ऊपर शूट करता है और उसके शूट करते ही वो स्पिरिट उसकी बॉडी से निकल जाता है और डाइगोरू बेहोश हो जाता है। और वो बेहोशी में बोलता है मैं टेत्सुओ से जलता था क्योंकि मैं टेत्सुओ की तरह पॉपुलर होना चाहता था लेकिन मैं ऐसा नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डाइगोरू की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और फिर वो अपनी आंखें खोलता है जिससे हमें ये पता चलता है कि अब डाइगोरू नॉर्मल हो चुका है। और फिर मासाकी उसे देख करके खुश हो जाता है और वो सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि टेत्सुओ अपनी आंखें नहीं खोल रहा होता है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून बह चुका होता है। और फिर इतने में ही सीन कट हो जाता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और उसी बीच हमें मासाकी की आवाज आती है जिसमें वो बताता है कि किस तरीके से उसके पिता ने अपनी सारी गलतियों को ठीक कर लिया है और डिपार्टमेंट के सभी लोगों को वापस काम पर रख लिया है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो चुका है सिवाय एक चीज के। और फिर जब वो ये सब बोल ही रहा होता है इतने में ही हमें डिपार्टमेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसाकी ये बोलती है कि वो बहुत ही अच्छा आदमी था। और जैसे ही वो ये बोल रही होती है इतने में ही टेत्सुओ वहाँ पर आता है और बोलता है ऐसे मत बोलो जैसे मैं मर गया हूँ, मैं बस कुछ समय के लिए हील कर रहा था। और फिर हमें ये पता लगता है कि टेत्सुओ भी ठीक है। और फिर एंड में हम देखते हैं कि अब डेंडेलाइन डिपार्टमेंट में 2 से बढ़ करके 3 लोग हो चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अब साइकिल चलाने का काम मासाकी कर रहा होता है और बाकी दोनों साइकिल पर आराम से बैठे हुए होते हैं। और ये देख करके उन तीनों के बीच में ही झगड़ा हो जाता है और फिर इसी प्यार भरे झगड़े के साथ खत्म हो जाता है ये एनीमे। तो इसी बात पर यही खत्म होता है ये एनीमे। तो अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो तुम बाकी के एक्सप्लेनेशंस को भी चेक कर सकते हो क्योंकि इससे YouTube के एल्गोरिदम को लगेगा कि ये वीडियोस थोड़ी वैल्यूएबल है और वो इन्हें ज्यादा प्रमोट करेगा। तो इसीलिए तुम चैनल पर जा करके बाकी वीडियोस को चेक कर सकते हो और प्यार भरा कमेंट कर सकते हो जिसे पढ़ करके मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब जरा मैं आउट्रो दे करके इस वीडियो को खत्म करता हूँ।
तो यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।